हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 आपका केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो भी इस वीडियो में हो जाएगा वो थंबनेल पे आपको ऑब्वियसली आपने देख लिया होगा। बच्चों, इसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस चैनल पे आपको बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, ध्यान से सुनिए, एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की वीडियोस जरूर देखें। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आप इग्नोर नहीं करिए, बहुत ही अच्छी बुक है, सीबीएसई ने लगा के रखी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिंक आपको कहाँ मिलेंगे? आप बच्चों कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होगा। पिन कमेंट क्या होता है? जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, हर एक चैप्टर का लिंक ओपन होकर वहाँ पर आएगा बच्चों। ठीक है, ऊपर चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे, उसके नीचे आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है ना, वैसे तो जब क्लासेस हमने पढ़ाई हुई तो उसी के बीच में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हमने करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, आपको कोई और भी प्रॉब्लम है कि कौन सा चैप्टर पहले देखें, कैसे देखें, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 7503644171 पे आप बच्चों व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको सारी यहाँ से लिंक जो भी होंगे उसको सेंड कर देंगे। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ओल्ड स्टूडेंट्स को तो सब कुछ पता है कैसे वीडियोस देखने हैं, क्या करना है। अब बच्चों टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो बच्चों, इसमें आपको पूछा है, आपको डिफाइन करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, कह रहा है डिफाइन द टर्म्स मिनरल, ओर एंड गैंग्यू। ठीक है, मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है और गैंग्यू क्या होता है। देखिए बच्चों, इसकी डेफिनेशंस वगैरह देखने से पहले, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए शॉर्ट में इसको समझते हैं। देखो बच्चों, अब आपको मेटल चाहिए, ठीक है, आपको जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए, सब मेटल्स आपको चाहिए। मेटल का आपको एक्सट्रैक्शन करना होता है। तो होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, अर्थ की डिगिंग करती है, मतलब अर्थ की माइनिंग करी जाती है, अर्थ को डिग किया जाता है, खोदा जाता है, काफ़ी अंदर तक जाते हैं, पहले पता लगाया जाता है ऊपर से कि कहाँ पे मेटल्स अवेलेबल हैं। तो ये जो मेटल्स अवेलेबल होते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है, ये प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते। प्योर फॉर्म में होते हैं जैसे कि प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब अनरिएक्टिव मेटल है ना, आपको पता है, ये रिएक्शन किसी से नहीं करते तो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो एक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सब बच्चों रिएक्शन करके अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में, अपने कार्बोनेट्स के फॉर्म में बैठे होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चट्टान जैसा कुछ होता है, पत्थर जैसा, ठीक है, उसमें आपको मेटल मिलेगा। फिर उस चट्टान को पहले खोजा जाता है, ठीक है, उसको बाहर निकालोगे आप माइन करके, बाहर निकाल के उसको ले जाती है फिर गवर्नमेंट। ठीक है, उसमें से मेटल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है जो थोड़ा बहुत आपने क्लास 10th में पढ़ा है। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए जरा, जब उस रॉक को निकाला जाएगा, उस चट्टान को निकाला जाएगा ना अंदर से डिग करके, ठीक है, अब उसमें बच्चों जो चट्टान होगी, ठीक है, ये देखिए, ये हमने निकाला और इसमें मेटल की परसेंटेज अलग अलग होती है बच्चों, मेटल की परसेंटेज अलग अलग होती है। अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पर हमें कोई रॉक मिली, ठीक है, जिसको हम मिनरल ही बोलेंगे क्योंकि इसमें मेटल प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब इसमें बच्चों मान लीजिए कि केवल थोड़ा सा मेटल प्रेजेंट है, ये देखिए थोड़ा सा मेटल प्रेजेंट है और बाकी सब अनवांटेड चीजें प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है ना, हुआ क्या कि हम इसको अपने साथ ले गए, ठीक है, ध्यान से सुनिए, हम इसको साथ ले गए और यहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट करने में लग गया 100 रुपये, मेटल एक्सट्रैक्ट करने में लग गया 100 रुपये, ठीक है, मेटल निकालने में लग गया 100 रुपये और बिका ये मार्केट में केवल 10 रुपये का, तो 90 रुपये का लॉस हो गया ना। तो इसको हम मिनरल बोलेंगे, लेकिन ये और नहीं है बच्चों, ध्यान से समझिए, इसको हम मिनरल तो बोल देंगे लेकिन ये और नहीं है। जो सैंपल हमें मिला है ये मिनरल है बट ये और नहीं है। यानी कि मिनरल्स में क्या होता है बच्चों, मिनरल्स में वेरिंग मेटल के परसेंटेज अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, वो मेटल का परसेंटेज इसमें वेरी करता है मिनरल्स में। ठीक है ना, और क्या होगा, और आप उस मिनरल को बोलोगे जो मिनरल प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए। ठीक है ना, जिसमें से हम मेटल को बहुत ही प्रॉफिटेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए यहीं पे बच्चों उल्टा होता, कंडीशन उल्टी होती, क्या कि मान लीजिए कि जस्ट ऑपोजिट होता, मान लीजिए 10 रुपीज हमको लगा मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में और बाजार में ये 50 रुपए का मेटल का दाम है, मेटल की कॉस्ट है 50 रुपए, तो ये और हो जाएगा बच्चों, ये और हो जाएगा। सुन लो, हर एक मिनरल और हो नहीं सकता, केवल वही मिनरल और होगा जो मिनरल से आप जब मेटल निकालें तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो सारे मिनरल और नहीं होते हैं, लेकिन सारे और मिनरल होते हैं, सारे और मिनरल होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो देखो बच्चों, ऐसे मिनरल जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटल एक्सट्रैक्ट करने में कोई हैम्पर ना होता हो, कोई बाधा ना आती हो। ठीक है, कोई बाधा ना आने का मतलब है कि ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, ज़्यादा हमारा पैसा ना उस पर खर्च हो, इजीली एक्सट्रैक्ट कर ले मुझसे मेटल, ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, तो सभी और मिनरल्स होते हैं लेकिन सभी मिनरल और नहीं होते। मतलब जिस भी मिनरल में आपको मेटल की परसेंटेज कम मिल जाएगी, अनवांटेड चीज़ें ज़्यादा मिल जाएंगी, वो मिनरल आपका और नहीं होगा। जिस मिनरल से आप मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे वो मिनरल आपका और नहीं होगा। और केवल वही वाले मिनरल होते हैं जिसमें से आप मेटल बहुत ही ईजिली, कन्वीनियंटली
कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बहरहाल अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा चलिए तो बच्चों सबसे पहले लेते हैं हम मिनरल की डेफिनेशन। देखिए, the natural materials in which the metals or their compounds are found in the earth are called minerals, ठीक है। ऐसे नेचुरल मटेरियल्स बच्चों, ये इंसान नहीं बनाता है ऑब्वियसली, ये नेचुरल मटेरियल्स हैं, ठीक है, नेचर ने इसको बनाया हुआ है। ऐसे नेचुरल मटेरियल्स जिसमें बच्चों आपको या तो मेटल मिल जाए और या तो क्या मिल जाए आपको, या तो उनके कंपाउंड मिल जाए, या तो मेटल मिल जाए या तो उनके कंपाउंड। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों देखो मेटल्स आपको कभी कभी प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, कभी कभी अर्थ के अंदर। क्यों, कौन से मेटल्स आपको प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं बच्चों, ऐसे मेटल्स जो रिएक्ट नहीं करते हैं वो प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे, सही है ना। और कंपाउंड कौन से मेटल्स के मिलेंगे, जो मेटल्स रिएक्टिव, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि गोल्ड तो आपको लगभग प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। गोल्ड AU फॉर्मुला होता है गोल्ड का, ये तो आपको लगभग प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन जिंक जब मिलेगा तो वो जिंक अपने कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। ये देखिए, तो ये जिंक का जिंक कार्बोनेट क्या एक तरीके का कंपाउंड है, ये जिंक कंपाउंड है, जिंक का कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ सब जिंक सब कुछ क्लास में पढ़ाया हुआ है कैसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही डेफिनेशन लिखी, ऐसे नेचुरल मटेरियल जिसमें क्या प्रेजेंट हो, मेटल या फिर देयर कंपाउंड, यानी कि मेटल के कंपाउंड प्रेजेंट हो, ठीक है। और ये मटेरियल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये मटेरियल्स फाउंड किया पाए जाते हैं अर्थ के अंदर, माइन करके हम उनको निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे नेचुरल मटेरियल्स को जो कि अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, उसमें मेटल होता है या मेटल के कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, सही है। अब देखिए बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट मिनरल्स कंटेन वैरिंग परसेंटेज ऑफ मेटल। यही हमने आपको बताया था, अलग अलग मिनरल्स आपको मिलेंगे, उसमें वैरिंग परसेंटेज होगा, वेरी कर रहा होगा परसेंटेज किसका, मेटल का, ठीक है ना। जिसमें मेटल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो हमारे लिए ओर कहलाएगा, वो मिनरल तो होगा ही होगा, नो डाउट, ठीक है, वो ओर कहला जाएगा, वही मिनरल सेम, ठीक है। अब देखिए, मिनरल मे और मे नॉट कंटेन ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज which hamper the extraction of metal। देखिए बच्चों यहां पर लिखा भी हुआ है कि जो मिनरल है उसके अंदर ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज मतलब जिससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब जिससे हमें मतलब नहीं, जो हमें नहीं चाहिए, ऐसी इंप्योरिटीज मिनरल्स में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं ऐसी इंप्योरिटीज और कम भी हो सकती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। जो कि हैम्पर करे, हैम्पर करने का मतलब क्या करे, बाधा डाले, किसमें बाधा डाले, मेटल के एक्सट्रैक्शन में। उस मिनरल में से आपको मेटल तो एक्सट्रैक्ट करना होगा ना, ठीक है। तो मिनरल्स में ऐसी इंप्योरिटीज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में बाधा डाले, ठीक है। तो इतना हमने डिफाइन कर दिया यहां पर। उसके बाद और क्या होता है, अब देखिए ऐसे मिनरल्स, ठीक है, ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम मेटल्स को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। यही बात हमने आपको समझाई थी, ऐसे मिनरल्स जिसमें से आप बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से और बहुत ही प्रॉफिटेबल तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स, ओके। एंड ओर कंटेन गुड परसेंटेज ऑफ मेटल एंड देयर आर नो ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज इन इट, ठीक है। और आप उन्हीं को बोलोगे, ठीक है, जिनमें से आप क्या कर सकते हो, जिनमें आपको मेटल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिले और जिसमें किसी भी तरीके की ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज प्रेजेंट ना हो, ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज मींस क्या, कि जो हमको नहीं चाहिए, जिससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। वैसी इंप्योरिटीज हाँ प्रेजेंट तो होंगी थोड़ी बहुत, बट ज्यादा नहीं प्रेजेंट होंगी। पता लगा इंप्योरिटी का परसेंटेज ज्यादा है और मेटल तुम्हें कम मिल रहा है ना, तो मेटल मिला इतना जरा सा तुमको और पैसे तुमने लगा दिया इतने सारे, फिर वो मार्केट में बिका, फिर से तुम्हारा लॉस हो गया, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। चलो अब गैंग्यू क्या होता है बच्चों, गैंग्यू को पहले आप समझिए। देखिए जब आप ओर में से मेटल को बच्चों एक्सट्रैक्ट करते हो, या जब आपको ओर मिलेगा नेचर में, अर्थ के अंदर आप ओर को किसी कहीं पे खोजोगे, किसी मेटल का आपको ओर मिला, तो बच्चों बहुत सारी इंप्योरिटीज उसके साथ प्रेजेंट होती है, जैसे कि सैंड हो गया, माइका हो गया, ठीक है ना, लाइमस्टोन हो गया, अर्थी पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत सारे फालतू के उसमें पार्टिकल्स लगे रहते हैं, सैंड हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारी अनवांटेड जो इंप्योरिटीज होती हैं बच्चों ओर में, ठीक है, इसी इंप्योरिटीज को हम गैंग्यू बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आपने सुना भी होगा, क्लास में हमने पढ़ाया भी है कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द ओर्स को हम उसको वाटर से धो लेते हैं, मोस्ट ऑफ द ओर्स को, ताकि काफ़ी सारे गैंग्यू वहीं निकल जाए। कुछ गैंग्यू को हम इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से भी अलग करते हैं, तो बहरहाल वो सब क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग्यू। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ओर में, करेक्ट। अब ये देखिए ये लिखा हुआ है, द ओर आर माइंड, द ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ, अर्थ में से जो ओर माइंड किया आपने बाहर निकाला है, आर यूजुअली कॉन्टेमिनेटेड विद लार्ज नंबर ऑफ इंप्योरिटीज, उनमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ इंप्योरिटीज
कॉन्टेमिनेटेड होती हैं, कॉन्टेमिनेटेड मतलब उसको दूषित करती हैं, उसको खराब करती हैं, ठीक है। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल्स, ठीक है, कुछ पथरीले मटेरियल्स भी होते हैं उसमें, अर्थी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइका एटसेट्रा प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड गैंगू। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, तो थोड़ा सा लर्न करके बच्चों एक बार प्रैक्टिस आपको इसको करना होगा। एग्जाम में ये गैंगू बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कभी कभी मिनरल्स और ओर में डिफरेंट भी पूछा जा सकता है, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मीन्स व्हाट? जो रिएक्शन ना करें किसी से, ठीक है, जैसे हैं वैसे ही आपको मिल जाए एकदम प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे 2 मेटल्स के नाम बताइए बच्चों। नोबल मेटल के नाम आपको पता है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप नीचे चलाइए, ये गोल्ड और प्लैटिनम आपको मिलेंगे, ठीक है। वो रिएक्ट कहाँ करते हैं? किसी से, है ना, ठीक है। तो यहां पर बच्चों फ्री स्टेट में आपको मेटल मिलेंगे कौन से? गोल्ड एंड प्लैटिनम। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और गोल्ड का जो सिंबल होता है वो AU होता है, और प्लैटिनम का कैपिटल P स्मॉल t। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। बच्चों देखिए सिंपल सा फंडा है। अब भाई कोई मेटल है आपके पास, ठीक है, और ये रहा मेटल का ऑक्साइड, ठीक। तो आप बताइए मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? तो जवाब है सर ऑक्सीजन बाहर निकाल दीजिए, मेटल फ्री हो जाएगा। सही बात है ना, ऑक्सीजन बाहर निकाल दीजिए, मेटल फ्री हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा मेटल, ये बाहर हो गया और ये ऑक्सीजन बाहर हो गई। तो बच्चों ऑक्सीजन को बाहर कराना क्या कहलाता है बताइए? ऑक्सीजन जब निकलता है किसी कंपाउंड में से, मेटल के ऑक्साइड में से, अगर आप ऑक्सीजन निकाल देंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। भाई ऑक्सीजन गेन करेगा अगर कोई, तो क्या होता है बताइए? ऑक्सीजन अगर कोई गेन करता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन अगर लूज कर रहा है तो क्या होगा? रिडक्शन। यानी कि मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालना है, तो बच्चों आपको रिडक्शन प्रोसेस यूज करना होगा। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ठीक। अब एक बात बताओ बच्चों, रिडक्शन करवाएगा कौन बताओ? कोई रिड्यूसिंग एजेंट? भैया कुछ लगा तो दो मेटल के ऑक्साइड के साथ, जो ऑक्सीजन को पकड़ के ऐसा खींच ले। सही बात है कि नहीं? जैसे कि आइए हम आपको बच्चों एग्जांपल देते हैं। 3 केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पे आपको बताऊंगा, अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। 3 केमिकल रिएक्शंस अलग अलग मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और डिस्कस करूंगा। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि चीप है बच्चों, उस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या है बताइए? कार्बन। कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड चीप एजेंट। याद है आपको? चीप मतलब सस्ता है, ठीक है ना। तो जैसे कि बच्चों पहला हम एग्जांपल लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। देखिए जिंक ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक। इसमें आपने कार्बन लगा दिया सॉलिड, और ये आपने इसको हीट किया। सही है, इसको आपने हीट किया, ठीक है। हीट करोगे तो क्या होगा बताओ? कार्बन अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो कार्बन यहां से ऑक्सीजन लेके निकल जाएगा, क्या बन जाएगी बताइए? कार्बन मोनोऑक्साइड। दिख रहा है क्लियर? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से बनेगी क्या? देखिए जिंक अलग हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में, और कार्बन मोनोऑक्साइड स्टूडेंट्स देखिए, कार्बन डाई नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहां पे अलग से निकल गई। कार्बन ने क्या करा? जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करा दिया। चेक करो, कार्बन ने इस जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन खींच लिया, चेक करो, और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, जिंक फ्री हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जिंक ऑक्साइड का हो गया क्या? रिडक्शन जिंक में, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकल गया। तो ये देखिए रिडक्शन हो गया। किसने रिडक्शन कराया? कार्बन ने, क्योंकि कार्बन खुद क्या हो गया? कार्बन खुद क्या हो गया? कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो गया, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो भैया इसलिए कार्बन क्या है यहाँ? रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए कार्बन क्या है यहाँ? रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करा रहा है। रिड्यूस कराने का मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकाल ले रहा है। सही है, सिंपल है बच्चों, यही बात हमने लिखी है। द केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड में से, चेक करो, जिंक ऑक्साइड क्या है? मेटल का ऑक्साइड ही तो है, जिंक एक मेटल है और उसका ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो द केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इज रिडक्शन। बच्चों इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। चेक करो, मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को बाहर निकालने का जो मेथड है, केमिकल मेथड है, उसका नाम क्या है? रिडक्शन। और इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा कोई रिड्यूसिंग एजेंट। यही बात हमने लिखी। इन दिस प्रोसेस मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। इस प्रोसेस में आपको मेटल ऑक्साइड को किससे रिड्यूस कराना है? एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लगाकर, सच एज कार्बन। कार्बन यहां रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है? और बाय हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये क्या हमने लिख दिया? और बाय हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये हमने क्या लिख दिया बच्चों? हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्यों लिख दिया? क्योंकि बच्चों देखिए कभी कभी मेटल के ऑक्साइड्स आपको ऐसे मिलते हैं, जरा ध्यान से चेक करिए। Fe2O3 याद है, थर्माइट रिएक्शन थी ये, Fe2O3, ठीक है। आयरन का ऑक्साइड है ये। अब आयरन ऑक्साइड में से आयरन को आपको अलग करना है, तो आयरन से रिएक्टिव मेटल आप लेके आओगे बच्चों। यहां सुन लो, आयरन के ऑक्साइड में से आयरन को कौन हटा? आयरन के ऑक्साइड में से आयरन को कौन डिस्प्लेस करेगा? यहां से बताइए, आयरन को हटा के खुद लग जाए कोई, तो आप आयरन के ऑक्साइड में से अगर आयरन को हटाना चाहते हो बच्चों, तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल ले आओ ना। बात समझ आई कि नहीं? तो कभी कभी
किसी मेटल के ऑक्साइड में आप रिड्यूसिंग एजेंट लगा सकते हो जैसे कि कार्बन, लेकिन कभी कभी आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेके आते हो। देखो बच्चों, सबको पता है कि एल्युमिनियम आयरन से ऊपर आता है, तो एल्युमिनियम जो है आपका सॉलिड फॉर्म में, एल्युमिनियम पाउडर आपने डाला आयरन ऑक्साइड में, ये भी सॉलिड है, ठीक है, और यहां पर रिएक्शन हमने इसकी कराई, ठीक है ना बच्चों। तो ये एल्युमिनियम यहां से आयरन को बाहर कर देता है, या दूसरे शब्दों में बोले तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। तो ये चेक करिए, आयरन ऑक्साइड, आयरन सेकंड ऑक्साइड है, आयरन सेकंड ऑक्साइड है, सॉरी आयरन थर्ड ऑक्साइड है ना, Fe2O3 आयरन थर्ड ऑक्साइड है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे बना, चेक करो, Fe3+ और O2-, 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, है ना। तो ये आयरन थर्ड ऑक्साइड है, आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम पाउडर आपने डाला, अब ये एल्युमिनियम बच्चों अपना ऑक्साइड बना देगा, बना लीजिए। एल्युमिनियम का ऑक्साइड नहीं बनाना आता आप लोग को, कैसे बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड बताइए। एल्युमिनियम पे होता है 3+ और O पे होता है 2-, 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, यहां हो जाएगा आपके पास Al2O3, सही है। एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया बच्चों, ये सॉलिड होता है, और साथ में देखिए बच्चों आयरन यहां से आपका फ्री हो जाएगा, Fe यहां से आपका फ्री हो गया, लिक्विड के फॉर्म में फ्री हो गया। क्लास में आपने पढ़ा थर्माइट रिएक्शन है, ये जो रेलवे ट्रैक होता है इसको जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं, याद करो, आयरन मोल्टन स्टेट में निकलता है और हम क्रैक में इसको भर देते हैं, याद है, तो वही वाली रिएक्शन है। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको बच्चों फटाफट बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको बताइए। आयरन कितने, देखिए इधर एल्युमिनियम कितने 2, सॉरी इधर 2 है इधर 1 है, एक काम करते हैं, ऑक्सीजन इधर 3 है इधर भी 3 है, तो इधर हम एल्युमिनियम अगर 2 कर लें और इधर अगर हम 2 लगा दें, तो आई थिंक क्या बैलेंस है बच्चों, चेक कर लीजिए, बैलेंस है आई थिंक, हाँ चेक करिए, बैलेंस है ना, यस, ठीक। अब देखो बच्चों इसमें हीट भी निकलती बहुत ज्यादा, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट भी निकलती। तो यहां पर मैं बताना क्या चाहता था, यहां पर ये एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, एल्युमिनियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों सर एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि आयरन जो कि मेटल है उसके ऑक्साइड में से एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन को बाहर कर दिया, चेक करो, बाहर करने का मतलब एल्युमिनियम खुद ऑक्सीजन से आगे लग गया और आयरन को क्या करा दिया, आयरन को रिड्यूस करा दिया, आयरन ऑक्साइड को क्या करा दिया, रिड्यूस। तो ये देखो ये हो गया रिडक्शन, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन बाहर हो रही है, तो ये हो गया बच्चों क्या आपका रिडक्शन। कोई डाउट है बताइए, हाँ। और ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका क्या ऑक्सीडेशन, बताइए कोई डाउट है, सिंपल है। तो अभी तक आपने क्या सीखा बताइए बच्चों, अभी तक आपने सीखा कि मेटल के ऑक्साइड में से, मेटल का ऑक्साइड ये भी है, मेटल का ऑक्साइड ये भी है, तो कभी कभी तो मेटल के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए यानी कि रिडक्शन कराने के लिए आपको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहां तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन कभी कभी वो रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन नहीं होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, मतलब कि जो भी जैसे आयरन का ऑक्साइड है तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल लाना पड़ेगा आपको, कौन होता है वो एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन के ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को खींच लेगा, तो आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करा देगा। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। अब बच्चों देखिए कभी कभी क्या होता है कि और भी ज्यादा आपको कोई रिएक्टिव मेटल मिल गया, ठीक है, और भी ज्यादा रिएक्टिव, जैसे कि मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है हमारे पास, ठीक। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड किसका ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम भी एक मेटल है, ठीक है, और एल्युमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब हाईली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड में से एल्युमिनियम को बाहर करना है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आप बच्चों इसको कौन से प्रोसेस से करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस के। तो तीसरा आपका तरीका क्या है, देखिए हमने आपको लिखा है ऑक्साइड्स ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल्स। अगर और भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल आपको मिल गए, जैसे कि एल्युमिनियम, चेक करो एल्युमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो अगर आपको और भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल मिल गए तो उसके ऑक्साइड में से उस एल्युमिनियम मतलब उस मेटल को निकालने का जो तरीका होगा वो तरीका आपका और कठिन होगा, और वो प्रोसेस हम करेंगे किससे, इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शंस को आप लोग नोट कर लीजिए, इतना पहले नोट करिए, हम ऊपर रिएक्शन लिख के दिखाते हैं आपको। नाउ स्टूडेंट्स देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल का एक हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इसका जो ऑक्साइड होगा Al2O3, ठीक है, इसमें से आपको अगर एल्युमिनियम अलग करना है बच्चों, ठीक है, ये एल्युमिनियम अगर आपको अलग करना है, ठीक है, ये एल्युमिनियम आपका लिक्विड के फॉर्म में अलग होता है, इसकी आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी होगी, ठीक है। तो एल्युमिनियम देखिए लिक्विड के फॉर्म में अलग होता है, और अभी हम इसकी रिएक्शन आपको करके दिखाते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर गैस के फॉर्म में अलग होता है, ठीक है। बैलेंस करिए फटाफट, कैसे बैलेंस करोगे, एल्युमिनियम यहाँ पर 2 और आपको यहाँ मेरे ख्याल से 2 लगाना पड़ेगा, 2 3 6, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। ये करा क्या आपने बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए इस प्रोसेस में ये होता है, आपको पता है कि कैथोड पे क्या होता है बताइए, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हमने आपको याद कराया क्लास में, सुन लीजिए, एन-ऑक्स, ठीक है, एन-ऑक्स और रेड कैट, रेड कैट, ये आपको याद होना चाहिए, एन-ऑक्स रेड कैट, यानी कि ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, कैथोड पे होगा आपका क्या, चेक करो, कैथोड पे होगा रिडक्शन, ठीक है,
रिडक्शन का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कभी भी कोई लूज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम एनोड पे रिएक्शन करा देते हैं। एनोड पे क्या होता है, देखो जरा ध्यान से बच्चों, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हम मोल्टन स्टेट में लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने किस में लिया, मोल्टन स्टेट में। इसको खूब गर्म किया और ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब जब ये लिक्विड फॉर्म में आएगा तो इसमें दो तरीके के आयन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से बताइए, ये होता है एल्युमिनियम 3+ आयन और ऑक्साइड का आयन O2-। तो ऑक्साइड के आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं एनोड पे, और एल्युमिनियम के आयन इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो एनोड पे क्या होता है, ये देखिए O2- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एक ऑक्सीजन के एटम पे 2- है, यानी कि एक ऑक्सीजन के एटम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देगा, और ये देखिए ये ऑक्सीजन का एटम बना देगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का एटम अकेले स्टेबल नहीं रहता है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बनाना चाहिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया, ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने 2 कर दिया, ठीक है। तो जैसे आपने ऑक्सीजन को यहाँ 2 कर दिया, लेकिन चार्ज कितना हो गया, 2 2 जा 4, यानी कि -4। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे टोटल, 4। तो अब यहाँ 2 की जगह हम क्या कर देंगे, 4, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो एनोड पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक। और ये जो माइनस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसको गेन कौन करता है, एल्युमिनियम 3+। चेक करो, एल्युमिनियम पे प्लस चार्ज है, इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, ऐसे सोचो, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम ने क्या किया, एल्युमिनियम 3+ ने, आयन ने, जो कि सॉल्यूशन में वहाँ सॉल्यूशन क्या है, मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन देखिए गेन कर लेता है, और ये एल्युमिनियम आपको लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है ना। बात समझ में है कि नहीं, ठीक है। तो आपको कैथोड पे क्या मिलेगा, एल्युमिनियम, और एनोड पे क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन। ये सब चीज़ें हमने क्लास में पढ़ाई हुई बहुत डिटेल में। देखिए कैथोड, रेड कैट मतलब क्या, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखिए एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक। और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, देखिए कोई इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, ऑक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन अपने बाहर निकाल रहा है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बना रहा है। बात समझ में कि नहीं है। तो यही रीजन है कि इस रिएक्शन में आपको देखिए ये ऑक्सीजन गैस कहाँ मिली आपको, ये ऑक्सीजन गैस मिल गई आपको एनोड पे, और एल्युमिनियम मेटल आपको कहाँ मिला, ये मिला आपको कहाँ, कैथोड पे। कोई डाउट है, ठीक है। अब ये प्रोसेस बच्चों देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये अपने आप नहीं होगा, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहोगे तभी तक ये प्रोसेस होगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी सर एनर्जी, बच्चों ध्यान से चेक करिए, एल्युमिनियम 3+ जो होता है, ठीक है, वो स्टेबल है। चेक करो एल्युमिनियम का आप बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 2,8,3, सही है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2,8,3। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, 3 तो ये निकालना चाहता है ना, तो 3 इसने निकाल के ही तो एल्युमिनियम 3+ बनाया हुआ है। तो 3+ स्टेट में ये ज़्यादा स्टेबल है, एल्युमिनियम 3+ स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है बच्चों। तभी तो नेचर में वो एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, क्योंकि ध्यान से चेक करो, एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में एल्युमिनियम 3+ में रहता है और ऑक्साइड 2- में, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का कंपाउंड बना देते हैं, स्टेबल। अब उसमें से एल्युमिनियम आपको निकालना है। अगर एल्युमिनियम आपको चाहिए तो आपको इस एल्युमिनियम आयन को खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दोगे, ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा जब खुद ही स्टेबल है। तो जब ये नहीं लेगा तो आपको जबरदस्ती देना पड़ेगा, और जबरदस्ती आप कैसे दोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। एनर्जी जब तक सप्लाई करते रहोगे तभी तक एल्युमिनियम 3+ इलेक्ट्रॉन ले लेके एल्युमिनियम बनाता रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दोगे आप, वहाँ पर स्विच ऑफ कर दोगे अपने सर्किट का, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। बहरहाल अब बहुत डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, हमने सब कुछ आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है बच्चों, ठीक है। मेरे को बस मोटी मोटी बात यहाँ पर ये बतानी थी। कभी कभी तो मेटल के ऑक्साइड्स रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि चीप रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन से ही रिड्यूस हो जाते हैं। कभी कभी आपको यहाँ पर मेटल के ऑक्साइड ऐसे मिलते हैं कि जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम कार्बन को नहीं यूज़ करते, किसी हाईली रिएक्टिव मेटल को यूज़ कर लेते हैं। एल्युमिनियम देखिए आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्युमिनियम को हम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट जैसा यूज़ करेंगे और एल्युमिनियम यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लेगा, या दूसरे शब्दों में हम बोलें कि एल्युमिनियम ने आयरन ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, सही है। और तीसरे इस तरीके के ऑक्साइड आपको मिलेंगे मेटल के कि जो बच्चों जो मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव अगर होते हैं तभी तो उन्होंने रिएक्शन करके कोई ऑक्साइड बना के रखा हुआ है। ध्यान से चेक करो, जैसे एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना के रखा हुआ है, अब वो वहां से निकलना ही नहीं चाहता है, तो आपको निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हमने आपको बताया एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम 3+ स्टेट में वो तो काफी स्टेबल है, अब उसको निकालने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से दम लगाना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लाइसिस मतलब 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना। तो ध्यान से चेक करो, एल्युमिनियम ऑक्साइड को आपने एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया इलेक्ट्रिसिटी लगा के, ये रहा आपका प्रोसेस। अब बहुत सारे बच्चे बोलते कहते सर मुझे ये नहीं याद होता है, छोड़ दो, क्लास करो, मैंने कई बार बोला क्लास करो, सब याद होगा शुरू से। तो बहरहाल मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, चलो ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, बताइए कोई डाउट है?
पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 1, वेरी गुड क्वेश्चन। क्लास पढ़ाते टाइम भी हम इसको करा चुके थे, तो एनसीईआरटी में भी इसको करा दे रहे हैं। चलिए, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड वर हीटेड टर्न बाय टर्न विद जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर मेटल्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये टेबल 1 दिया हुआ है। देखिए बच्चों, पहले तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ना सीखिए। देखिए इस टेबल को कैसे पढ़ेंगे। देखिए आपको क्या क्या दिया गया है बताइए। जिंक ऑक्साइड दिया है, ओके, फिर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है, फिर आपको कॉपर ऑक्साइड दिया है। अब टर्न बाय टर्न आपको इनको हीट करना है। किसके साथ? आपको सबसे पहले हीट करना है किसके साथ? जिंक के साथ, फिर मैग्नीशियम के साथ, फिर कॉपर के साथ। देखो बच्चों, पता है मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। आप एक काम करो, आप पहले ना नंबर 2 नंबर 3 को नहीं देखो, आप छोड़ो, आप पहले जिंक ऑक्साइड ले लो। अब जिंक ऑक्साइड का एक सैंपल ले लो, ले लिया। अब इस जिंक ऑक्साइड को पहले तो आप हीट करो किसके साथ? जिंक के साथ, फिर आप हीट करो किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, फिर आप हीट करो किसके साथ? कॉपर के साथ। ऐसे कर लो, ठीक, और चेक करो कि क्या कोई रिएक्शन हो रही है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, आवाज आ रही क्लियर? मैं आपको करके दिखाता हूं तो क्लियर होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने लिया जिंक ऑक्साइड का सैंपल थोड़ा सा, ठीक है, ये देखिए, ये मैंने जिंक ऑक्साइड का सैंपल लिया, सॉलिड होता है ये। अब मैं इसको रिएक्शन कराने आ रहा हूं सबसे पहले किससे? जिंक से। देखो बच्चों, जिंक ऑक्साइड की जिंक से रिएक्शन करने का कोई तुक नहीं है, कोई तुक नहीं है, करेक्ट। यहां पे आपको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देखने को मिलेगी। अब ये क्या मैं बोल रहा हूं, ये आपको समझ में आएगा, तो यहां हम डैश लिख देते हैं, यानी कि जिंक ऑक्साइड को हमने जिंक से कराया, तो यहां पर हमें क्या लगाना चाहिए? डैश। डैश का मतलब नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, हो भी रही होगी ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहां से जिंक निकल के जिंक को हटा रहा होगा, मान लो, है ना। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, फिर भी मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिंक बाहर होता हुआ नजर आएगा, और जब जिंक को हटाएगा तो जिंक ऑक्साइड ही तो बनेगा। तो देखने से ऐसा लगेगा जो रिएक्टेंट है वही क्या है? प्रोडक्ट है। बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो बच्चों, मैं आपको ले जाना चाहता हूं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है, आप देखिएगा, आपको पता है मैग्नीशियम आता है, हमारे पास 3 ही तो मेटल है यहाँ पर, कौन कौन से? मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, है ना। तो मैग्नीशियम, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों मैग्नीशियम आता है आपका ऊपर, फिर उससे नीचे जिंक, फिर उसके नीचे कॉपर, और भी मेटल्स आते हैं बीच में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक आपको पैटर्न दिखा रहा हूं। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर, जिंक उसके नीचे और कॉपर उसके नीचे, आप चेक कर लीजिएगा। और आपको पता है कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ये बात आपको पता है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करें कि ऊपर वाले मेटल जो होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, यानी कि बच्चों ध्यान से समझिए, मैग्नीशियम जो होगा वो जिंक ऑक्साइड में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम जो होगा वो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सही है। जिंक जो होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, लेकिन जिंक जो है वो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक कॉपर के ऊपर आता है एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब इस चीज को आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो जिंक ऑक्साइड का जिंक के साथ तो कोई तुक नहीं है। अब जिंक ऑक्साइड को बच्चों, अगर आप लोग जिंक, ये बैलेंस मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, बस आप सिंपली देख लीजिए। जिंक ऑक्साइड को अगर आप मैग्नीशियम से कराओगे बच्चों, अब चेक करिए जरा, मैग्नीशियम तो जिंक के बच्चों ऊपर आता है, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? जिंक ऑक्साइड में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। ध्यान से चेक करो, मैग्नीशियम क्या करेगा? जिंक ऑक्साइड में से जिंक को हटा देगा यहां से, और यहां पर मिलेगा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड, और देखिए ये जिंक बाहर हो गया। मोर रिएक्टिव मेटल ने, यहां पर मोर रिएक्टिव मेटल कौन है? मैग्नीशियम। मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल जिंक के ऑक्साइड में से, ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक के ऑक्साइड में से जिंक को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। यही तो हुआ, यानी कि बच्चों यहां क्या होगा? कौन सी रिएक्शन होगी? यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नहीं समझ में आई बात? चेक कर लीजिए ना, प्रोडक्ट क्या बने, ये भी दिखा दिया, हालांकि उन्होंने प्रोडक्ट नहीं मांगा है। मैग्नीशियम ने जिंक ऑक्साइड में से मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव मेटल है, उसने जिंक ऑक्साइड में से जिंक को बाहर कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सही है, तो यहाँ रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब देखिए बच्चों कॉपर, अब इसी जिंक ऑक्साइड को आप कॉपर के साथ रिएक्ट कराइए। आइए देखते हैं क्या होता है। इसी जिंक ऑक्साइड को बच्चों आप लोग कॉपर से रिएक्ट कराइए, क्या होगा बताइए। कॉपर कहाँ आता है बताइए? कॉपर आता है बच्चों नीचे, ठीक है, कॉपर आता है नीचे, किससे? जिंक से भी नीचे आता है। तो कॉपर तो जिंक से लेस रिएक्टिव है, ध्यान से चेक करो, कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव, एलआर का मतलब लेस रिएक्टिव, ठीक है ना, पूरा लिख देता हूं। कॉपर क्या है आपका? लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव है किससे? देन जिंक, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड में से कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो यहां पर आपको आंसर क्या आएगा बताइए? यहां पर नो रिएक्शन, या फिर आप डैश भी लगा सकते हैं ऐसे। अब आइए बच्चों नेक्स्ट लेते हैं सैंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब आपको नंबर 1 और नंबर 3 नहीं देखना है, नंबर 2 को देखिए ओनली, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए, चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक से कराओ। अब बताओ बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक से कराओगे, जिंक तो बेचारा नीचे आता है,
तो जिंक तो मैग्नीशियम से क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो यहाँ आपको नो रिएक्शन दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए, डैश लगा दीजिए या फिर आप लिख दीजिए क्या, नो रिएक्शन, करेक्ट। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम से कराने का कोई तुक नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम से आप कराओगे तो आपको वापस से वही प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड, करेक्ट। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, डैश लगा देंगे, ठीक है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद यदि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को किससे रिएक्ट कराएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को स्टूडेंट्स आप करा लीजिए कॉपर से, चलिए ठीक है। तो कॉपर से अगर आप कराओगे बच्चों तो मेरे ख्याल से नो रिएक्शन, क्योंकि ध्यान से चेक करिए यहाँ पर कॉपर कहाँ आ रहा है, मैग्नीशियम के नीचे, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो कॉपर मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ अगेन कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमें फिल करना होगा क्या, नो रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए बच्चों, अब आपको नंबर 1 नंबर 2 को नहीं देखना है, नंबर 3 को देखिए, ठीक है। तो यदि आप कॉपर ऑक्साइड ले लोगे तो कॉपर ऑक्साइड आपने लिया, कॉपर ऑक्साइड में सबसे पहले आपने जिंक लगाया, सही है। अब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर ऑक्साइड, तो क्या करेगा, जिंक कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड और यहाँ पे कॉपर बाहर हो जाएगा, सही है ना। यानी कि यहाँ पर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक। उसके बाद मैग्नीशियम अगर आप लगाओगे कॉपर ऑक्साइड में स्टूडेंट्स, अगर आप मैग्नीशियम लगाएंगे तो ध्यान से करो, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, फिर से रिएक्शन आपको होगी यहाँ पर, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम यहाँ से कॉपर को बाहर कर देगा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यदि आप कॉपर को कॉपर के साथ लगाएंगे तो कॉपर को कॉपर ऑक्साइड से लगाने का कोई तुक नहीं है, आपको पता है, नो रिएक्शन, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ठीक है, तो उसको आप लोग कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 55, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजली, ठीक है। कोरोड का मतलब क्या होता है बच्चों, जब कुछ मेटल्स, कुछ क्या, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, ठीक है, तो वो मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन या किसी ऑर्डिनरी केमिकल के साथ कांटेक्ट में आकर कोरोड हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्लास में डिटेल में हमने कोरोजन पढ़ाया हुआ है आपको। अब एक बार बताइए, कौन से मेटल कोरोड नहीं होंगे, कोरोड नहीं होने का क्या मतलब है, कौन से मेटल खराब नहीं होंगे, है ना, किससे, एयर से, मॉइस्चर से रिएक्शन करके, ऑर्डिनरी केमिकल से, ऑर्डिनरी मतलब साधारण केमिकल्स, ठीक है। कौन खराब नहीं होंगे बताइए, कौन से मेटल नहीं खराब होंगे, तो जवाब है जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, ठीक है। नोबल मेटल्स के नाम ले लीजिए, गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम कोरोड इजीली नहीं होते, यही रीजन है कि गोल्ड की आप ज्वेलरीज बनाते हैं, प्लेटिनम तो और महंगा आता है, ठीक है ना, गोल्ड की आप ज्वेलरीज बनाते हैं, ठीक है। अब तो वो तो सालों साल लोग पहने रहते हैं ज्वेलरीज को, वो लगातार एटमॉस्फेयर के भी कांटेक्ट में रहता है, मॉइस्चर के भी कांटेक्ट में रहता है, अगर उस पर कोई ऑर्डिनरी केमिकल गिर भी गया गलती से तब भी वो कोरोड नहीं होता है, खराब नहीं होता है, क्योंकि ये नोबल मेटल्स हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर हमने देखिए क्या लिखवाया हुआ, आपको एग्जाम में क्या लिखना है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, दोज मेटल्स विच आर एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में, यानी कि नीचे जो आते हैं, आर हाईली अनरिएक्टिव, ठीक है, वो रिएक्शन नहीं करते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, एंड डू नॉट कोरोड इजली, ठीक है, और वो कोरोड नहीं होते हैं, खराब नहीं होते। कोरोड का मतलब बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, मॉइस्चर और ऑर्डिनरी केमिकल्स, ठीक है, इनके ऊपर एयर, मॉइस्चर और ऑर्डिनरी केमिकल्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आप ध्यान दें, यहाँ पर हमने ऑर्डिनरी केमिकल्स क्यों लिखा हुआ है बच्चों, ऑर्डिनरी केमिकल्स हमने इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज एक बहुत ही स्पेशल केमिकल है आपका एक्वारीजिया, याद है आपको, एक्वारीजिया से नोबल मेटल भी रिएक्ट कर जाते हैं, आपने क्लास में पढ़ा हुआ, गोल्ड और प्लेटिनम जो है आपका वो एक्वारीजिया से भी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हमने यहाँ ऑर्डिनरी मेटल लिखा है कि ऑर्डिनरी मेटल से ये, ऑर्डिनरी मेटल कहते हैं, सॉरी, ऑर्डिनरी केमिकल से ये मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगे। तो 2 एग्जाम्पल दे दीजिए इसमें गोल्ड और प्लेटिनम का, बस सिंपल है, सबको आता हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पेज नंबर 55 पे, उन्होंने पूछा है व्हाट आर एलॉयज, ठीक है, एलॉयज क्या होते हैं, ठीक है। तो एलॉयज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्या होते हैं, एलॉय कैसे बनते हैं। आपने स्टील जरूर देखा होगा, स्टील, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, पहले समझो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज जानने से पहले आप ये समझ लीजिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक समान मिक्सचर, एक जैसा मिक्सचर, बात समझिए जरा। देखिए जैसे कि आपने बच्चों आपने शुगर ली मान लीजिए, ठीक है, शुगर, और शुगर को आपने वाटर के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों? क्योंकि शुगर प्लस वाटर, ये देखिए शुगर प्लस वाटर ऐसा शरबत बनाया आपने मान लो। अब बच्चों आप सैंपल यहाँ से लो, आप इसका सैंपल यहाँ से लो, आप इसका सैंपल यहाँ से लो, हर जगह आपको कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर आपको कॉम्पोजिशन कैसा मिलेगा? यूनिफॉर्म, एक जैसा कॉम्पोजिशन मिलेगा। मतलब समझो आपने यहाँ से इस सॉल्यूशन को टेस्ट किया, यहाँ से सैंपल निकाल के टेस्ट किया, ठीक है,
आपको हर बार टेस्ट कैसा आएगा, सेम आएगा, ठीक है। और एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं, ये होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। और बच्चों एग्जांपल देखिए, जैसे नमकीन जो आप खाते हो, ठीक है, नमकीन, ये देखिए भुजिया, जो नमकीन आप खाते हो, अब यहाँ पे काजू ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे काजू ज़्यादा है, यहाँ काजू कम है, ठीक है, फिर यहाँ मूंगफली होगी, मान लीजिए यहाँ मूंगफली ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है बच्चों। जो नमकीन मिक्सचर आप खाते हो ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, हेट्रोजीनियस है ये। यहाँ पर कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो जिस भी मिक्सचर में उसके कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म होंगे, ठीक है, वो मिक्सचर कैसा कहलाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। क्लास में डिटेल में बताया हुआ है हमने, फिर भी एक बार हमने आपको बता दिया होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अब सुनिए एलॉय क्या होते हैं। एलॉय बच्चों एक तरीके के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अगर ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं तो किन्हीं चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया होगा। तो सुनो, एलॉयस तब बनेंगे या तो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को हम मिक्स कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए, या तो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर लेते हैं। सुन लीजिए, समटाइम मेटल्स को मिक्स किया जाता है। क्या बोला मैंने, फर्स्ट चीज़ मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट थिंग मैंने आपको बोला या तो मेटल का मेटल के साथ होगा, जरूरी नहीं कि दो मेटल हो, दो से ज़्यादा मेटल को भी मिक्स किया जा सकता है होमोजेनियसली, ठीक है। और या तो बच्चों मेटल को स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल के साथ भी मिक्स किया जा सकता है, तब भी एलॉय बनेगा, ठीक है। तो मेटल को आप क्या करोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल के साथ मिक्स कर लोगे। अब किया कैसे जाता है, समझो ना, किया इस तरीके से आता है, जैसे कि आइए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ब्रास, ब्रास क्या है बच्चों, ब्रास एक एग्जांपल है किसका, एलॉय का, जो कि टू मेटल्स का एलॉय है। किसका किसका, कॉपर और जिंक का। कॉपर होता है इसमें 80%, सही है, और जिंक होता है इसमें 20%, ठीक है। अब इसका होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। देखिए कॉपर ले लीजिए 80% और 20% जिंक ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए चलिए 100 ग्राम हमको एलॉय बनाना है, तो हमने क्या किया, 80 ग्राम कॉपर ले लिया और 20 ग्राम हमने जिंक ले लिया, ठीक। दोनों को बच्चों मोल्टन स्टेट में लाया जाता है। मोल्टन स्टेट में मतलब मेल्ट किया जाता है। मेल्ट कर लीजिए बच्चों, इसको भी मेल्ट कर लो, इसको भी मेल्ट कर लो। मेल्ट कैसे करोगे, हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओगे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ये दोनों मोल्टन स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि मेल्ट हो जाएंगे। जैसे आइस को पिघला देते हो आप, आइस बर्फ कब पिघलती है बताओ, मेल्ट कब होती है, जब उसको एनर्जी मिलती है बाहर से, है ना। आप उसको रूम में लाके रख देते हो तो बाहर से एनर्जी लेके मेल्ट होने लगता है। आइस को कम एनर्जी चाहिए, मेटल्स को मेल्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सही है ना। तो ये दोनों मेटल्स ले लीजिए इक्वल रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में और उसको मेल्ट कर दीजिए। अब मेल्ट करके बच्चों दोनों को एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया जाता है। ये देखिए दोनों को अच्छी तरीके से एक साथ मिक्स कर दीजिए। अब मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद बच्चों इसको छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पे, ऐसे इसको छोड़ दीजिए। काफ़ी टाइम बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको जो सॉलिड मिलेगा वही एलॉय होगा। बात समझिए कि नहीं। और उसमें बच्चों यूनिक कुछ प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसमें अलग से कुछ प्रॉपर्टी आ जाएगी जो हमारे डेली लाइफ के लिए यूजफुल होती है, तो उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो एलॉय यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब इसमें खास बात क्या है बच्चों, इसमें खास बात यह है कि आप सैंपल यहां से लीजिए, आप सैंपल यहां से लीजिए, आप चाहे सैंपल यहां से लीजिए, आपको हर एक सैंपल में पर यूनिट वॉल्यूम में आप कहीं से भी सैंपल लो इसका एलॉय का, आपको 80% क्या मिलेगा, कॉपर, और 20% आपको जिंक मिलेगा। कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, इसलिए हम बोलते हैं कि एलॉयस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर हैं। किसके होमोजीनियस मिक्सचर हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर होंगे, या कभी कभी मेटल का नॉन मेटल के साथ होमोजीनियस मिक्सचर होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए बच्चों, स्टील। स्टील किसका एग्जांपल है, स्टील एक ऐसा एलॉय है जो कि मेटल और एक नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर है। मेटल क्या होता है यहाँ स्टील में, मेटल होता है आयरन आपका, और नॉन मेटल होता है आपका कार्बन, ठीक है। हम क्या करते हैं बच्चों, आयरन ले लेते हैं, ठीक है, और आयरन में हम 0.5% टू, देखिए कितना कम है 0.5%, बहुत ही कम होता है बच्चों, 0.5% टू 1.5% कार्बन मिक्स कर देते हैं। 0.5% टू 1.5% कार्बन अगर आप आयरन में मिक्स कर देंगे तो जो बन के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय। एलॉय ऑफ व्हाट, एलॉय ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आयरन यहाँ मेटल है, कार्बन यहाँ नॉन मेटल है। बात समझ में है कि नहीं। अब देखो बच्चों, मेटल और मेटल का एलॉय, यहाँ पे चेक करिए जरा ब्रास को, मेटल और मेटल का एलॉय, ब्रास मेटल और मेटल का एलॉय। मेटल और मेटल के एलॉय में तो दोनों मेटल को मेल्ट करके आपने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और उसको छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, जब आप मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल का एलॉय बनाओगे जैसे कि स्टील, ठीक है, तो आपको प्रोसेस क्या है, तो आपका प्रोसेस ये है कि आप पहले मेटल को मेल्ट कर लीजिए। मेटल को आपने मेल्ट कर लिया, ठीक। मेटल को मेल्ट करने के बाद में नॉन मेटल मिलाया जाता है बच्चों उसमें, ठीक। फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। मेटल पहले मेल्ट कर लो हाई टेम्परेचर पे, उसमें थोड़ा सा नॉन मेटल मिला देंगे जितना भी चाहिए होगा, जो भी रिक्वायर्ड होगी क्वांटिटी, और उसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो जो आपको बन के आएगा सॉलिड, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम
एलॉय बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब जैसे ही स्टील बन के, देखो स्टील में बच्चों एक कुछ बढ़िया प्रॉपर्टीज आ जाती है, जैसे स्टील में जंग नहीं लगता, आपने देखा आयरन में कोरोजन कोरोड हो जाता है, वो रस्टिंग हो जाती है उसमें, ठीक है, लेकिन स्टील में यही कार्बन मिक्स करने की वजह से आयरन में रस्टिंग नहीं होती है, स्टील आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें कभी जंग नहीं लगती है। तो अलग अलग क्वालिटी की स्टील्स बनती है, इसलिए हमने आपको बताया 0.5 to 1.5% कार्बन मिलाया जाता है। कोई डाउट है बताइए? ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे बच्चों सब कुछ लिखा हुआ है, हमने आपको समझा दिया। देखिए सबसे पहले हमने एलॉय को डिफाइन किया, हमने बोला एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, हाँ एक चीज़ और, जब बच्चों यहाँ पर स्टील बन के आएगा, तो स्टील जब बन के आएगा तो स्टील के पर यूनिट वॉल्यूम में जब आप चेक करोगे ना, पर यूनिट वॉल्यूम में आप जब चेक करोगे तो 0.5% to 1.5% आपको कार्बन मिलेगा और बाकी सब कुछ वहाँ पे आयरन होगा, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर, चाहे सैंपल यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, तो एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ध्यान से चेक करिए, एलॉयज क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है किसके? 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स के, और कभी कभी मेटल और स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल का, मेटल और नॉन मेटल का भी एलॉय होता है स्टील जैसे कि, ठीक है। अब बच्चों 2 एग्जांपल आप दे दीजिए, एक बार मेटल के साथ वाला दे दीजिए, एक बार मेटल का नॉन मेटल के साथ, ठीक है। तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ 2 मेटल्स, कॉपर एंड जिंक, कॉपर 80%, जिंक 20%। स्टील क्या होता है? स्टील इज अ एलॉय ऑफ अ मेटल एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल। मेटल कौन है यहाँ? आयरन, और नॉन मेटल कौन है यहाँ? कार्बन है। उसके बाद बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एन एलॉय के बारे में बताइए कि एलॉय बनाया कैसे जाता है, कैसे प्रिपेयर करोगे एलॉय को। तो प्रिपेयर करने का, एलॉय को प्रिपेयर करने के भी आपको दोनों तरीके बताए होंगे, जब मेटल का मेटल के साथ बनाते हैं और जब मेटल का नॉन मेटल के साथ बनाते हैं, दोनों के तरीके अलग हैं। तो सबसे पहले मेटल का मेटल के साथ देखिए, एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द वेरियस मेटल्स इन मोल्टन स्टेट, ठीक है, अलग अलग मेटल्स को मोल्टन स्टेट में मेल्ट कर लेते हैं इज इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में लेके, है ना, एंड देन कूलिंग देयर मिक्सचर टू द रूम टेम्परेचर, ठीक है, तब उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, अपने आप वो कूल होता रहता है, धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद स्टेबल हो जाएगा वो 8-10 घंटे के बाद, ठीक। उसके बाद आप नीचे प्रिपरेशन बताओगे कौन से वाले एलॉय की? मेटल का नॉन मेटल के साथ जो हमने बनाया था। द एलॉय ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फर्स्ट मेल्टिंग द मेटल, सबसे पहले यहाँ मेटल को मेल्ट कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं? देन डिसॉल्विंग द नॉन मेटल इन इट, उसके बाद उसमें नॉन मेटल हम डिसॉल्व करते हैं, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय कूलिंग टू द रूम टेम्परेचर, उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अंतर समझ में आया? मेटल का मेटल के साथ, दोनों मेटल को आपको, या 2 ज्यादा मेटल है सबको एक साथ मोल्टन स्टेट में लाके मिला देना है, लेकिन मेटल का नॉन मेटल के साथ पहले मेटल को मेल्ट करेंगे और बाद में जब वो मेटल मेल्ट हो जाएगा तो उसमें नॉन मेटल थोड़ा सा डाल के उसको डिसॉल्व करके छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये रहा एलॉय की कहानी पूरी आपकी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।